गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग जी। थोड़ा आंखों में पानी मार लिया ना। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और सुनाओ जनाब, क्या हालचाल है आपके? कैसे कट रही है जिंदगी? आओ जी मेरे भाई। देखो, कमेंट रुक गई क्या? आज करना है हमने प्रपोजिशन टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, मस्त कट रही है। ठीक है, देखो मेरे भाई, आज प्रपोजिशन में ऑलमोस्ट कितने पेजेस लगेंगे? पेजेस का अंदाजा तो नहीं है बेटा। आप एक काम करो, क्योंकि आपको पता है ना, जब मैं पढ़ाता हूं तो किसी भी टॉपिक को मैं पहले कभी नहीं बताता कितनी क्लास लगेंगी, क्या पेजेस लगेंगे। ठीक है, उससे माइंडसेट बच्चे का बड़ा गलत सेट हो जाता है। सिंपल एक चीज रखो आप अपने जो बैच में टॉपिक चल रहा है वो आप सामने से कॉपी कर रहे होगे रजिस्टर में, उसे आप सामने से रखो। जो आज हम प्रेपोजिशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, उसे आप रजिस्टर की, ठीक है, बैक साइड से आप स्टार्ट कर दो कॉपी करना। देखो, जैसे सपोज ये बुक नहीं, रजिस्टर, मैं इसके यहां से कॉपी करता हुआ चल रहा हूं, तो मैं बुक के बैक साइड पे, कॉपी के बैक साइड पे आ जाऊंगा। ठीक है, और यहां से यूं यूं कॉपी करता हुआ चलूंगा, फिर बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में पेज छोड़ के मत लिखो, बैक साइड से आप लिखते हुए आ जाओ। ठीक है, बैक साइड से आप लिखते हुए आ जाओ। ठीक है पाजी, चलिए मां सरस्वती का ले नाम और स्टार्ट करते हैं अपना एक प्यारा सा टॉपिक। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा वादा है आपसे, बच्चा बच्चा प्रेपोजिशन से डरता है, मैं आपका वो डर निकाल दूं। ठीक है, मैं आपका वो डर निकाल दूं। डन है? आए। दूध में डालने के लिए कुछ वो ना, एक ठीक है बेटा। देखो, प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन में एक खासियत क्या है बेटा, कि ये टॉपिक ना, आप लोगों ने क्लोज टेस्ट पढ़ा है, तो आपने देखा ये क्लोज टेस्ट में भी आता है। देखा कि नहीं देखा? मानते हो ना मेरी बात को? ये क्लोज टेस्ट में भी आता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। ठीक है, हाँ बेटा, दूसरी कोई 10 रुपए की कॉपी लगा लो, उसमें कॉपी कर लो, या मैं तो रजिस्टर की बैक साइड से कॉपी कर लो ना, सिंपल एक ही रजिस्टर रहेगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, ये क्लोज टेस्ट में भी आता है, इस पर बेस एरर्स भी आते हैं, और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आता है। एक लोता ऐसा टॉपिक है बेटा जो ज्यादातर आपको हर जगह घूमते हुए नजर आएगा। ठीक है, एरर्स, फिलअप्स, इंप्रूवमेंट्स, क्लोज टेस्ट, हर जगह आपको प्रेपोजिशन टॉपिक जो है नजर आएगा। तो यहीं पे एरो लगाइएगा। एरर्स में प्रेपोजिशन आपको दिखाएगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट में आपको प्रेपोजिशन दिखेगा, फिलअप्स में आपको प्रेपोजिशन दिखेगा, और क्लोज टेस्ट में आपको प्रेपोजिशन दिखेगा। तो हर जगह ये आता है। ठीक है, ये चीज। और ग्रामर के सारे टॉपिक्स एक तरफ, और मेरे भाई प्रपोजिशन एक तरफ। मैंने ये पाया है, प्रपोजिशन से 70 to 80% बच्चा डरता है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको प्रपोजिशन से एक अलग टाइप का डर है, पता है, अलग टाइप का डर। इसीलिए जो हम प्रपोजिशन में काम करेंगे वो थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे। यही एक रीजन है मेरे दोस्त, हमारा मेन बैच एक तरफ और हमारा प्रपोजिशन के लिए एक अलग टाइम एक्स्ट्रा मेहनत करना एक तरफ। तो इसीलिए मैं प्रपोजिशन को कभी भी मेन बैच की टाइमिंग में कभी आज तक नहीं पढ़ा है बेटा, मैंने ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ा है। हमेशा इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देके, एक्स्ट्रा क्लास रख के प्रपोजिशन को खत्म किया।
इसीलिए प्रेपोजिशन के लिए अलग आपकी एक्स्ट्रा टाइमिंग रखी गई है। ठीक है, चलिए अब प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है बेटा ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, प्रेपोजिशन का टॉपिक 3 हिस्सों में बटा है। पहले बेटा कॉन्सेप्ट्स जो आप प्रेपोजिशन के लिए पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स जो आप प्रेपोजिशन के लिए पढ़ेंगे, जो सीखेंगे कि भाई इन प्रेपोजिशन कहां आती है, ऑन कैसे यूज होगा, ऑन टू कैसे यूज होगा, अपॉन कैसे यूज होगा। ठीक है, इन द चेयर होगा, ऑन द चेयर होगा, एट द चेयर होगा, क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां से सीखनी है। वेरी गुड। तो ये है बेटा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ने हैं, जो हम करेंगे। एक होती है मेरे बच्चे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। ठीक है, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बेटा कौन से शब्द के साथ, कौन सी वर्ब के साथ, कौन से नाउन के साथ, कौन सी एडजेक्टिव के साथ, कौन कौन सी वर्ब फिक्स है। तो फिक्स प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है बेटा कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स है, कौन से नाउन के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स है, और बेटा कौन से एडजेक्टिव के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स है। ये मीनिंग होता है बेटा वर्ब। मैं समझाता हूं। जैसे अगर आपको किसी चीज में सफलता मिलती है तो आप कहते हो सक्सीड इन। अगर आप किसी को जो है इंसिस्ट कर रहे हो कोई काम करने के लिए, इंसिस्ट ऑन। समझ पा रहे हो बेटा, ये चीज याद रखिए। अगर आप कोई भी चीज सफलता हासिल कर रहे हो, सक्सीड इन। अगर आप किसी को कहीं से जाने से रोक रहे हैं तो प्रिवेंट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम। अगर आप इस सब चीजों को यूज करते हैं तो समझ आया बेटा। इसका मतलब फिक्स प्रेपोजिशंस आपको याद करनी होंगी। इसका मतलब यहां पर तो कॉन्सेप्ट्स को तो हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मेरे बच्चे। फिक्स प्रेपोजिशंस हमारा हो जाता है लर्निंग वर्क, याद करने का कार्य, याद करने का काम। ठीक है, तीसरा फैक्टर जो इसमें आता है मेरे बच्चे वो आता है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स बेटा जो फ्रेजल वर्ब्स होता है वो होता है पार्ट ऑफ वोकैब, पार्ट ऑफ वोकैब। क्योंकि जो वोकैब आप पढ़ते हो ना, वोकैब में क्या क्या आता है बेटा, वोकैब में आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। वोकैब में आपके पास क्या क्या आता है, आप पढ़ते हैं एंटोनिम्स, आप पढ़ते हैं सिनोनिम्स। बेटा OWS का मतलब क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आप पढ़ते हैं बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये वोकैब का सिलेबस लिख रहा हूं बेटा मैं। आप पढ़ते हैं मेरे बच्चे स्पेलिंग्स। ठीक है, स्पेलिंग्स तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सारी आ जाती है जो स्पेलिंग पेपर में पूछता है। वेरी गुड। और मेरे पुत्र इसी वोकैब में आप पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ये आपका सिलेबस। तो फ्रेजल वर्ब्स की PDF आपके पास है, ठीक है, अपलोड भी हुई होगी। ठीक है, फ्रेजल स्पेलिंग्स बेटा इसमें एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड से ही पूछता है वो हमेशा। इससे बाहर स्पेलिंग, ये नहीं कि स्पेलिंग आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब, इन सबकी PDF आपको मिली होगी। प्लस मेरे पुत्र रामबान इलाज है आपके पास वोकैब की किताब। तो वोकैब का तो रास्ता हमने कर रखा है भाई साहब खल्लास। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, कैसे याद करते हैं, क्या चीजें हैं, सब मेरे बच्चे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर। सो यूट्यूब पर 165 क्लासेस वोकैब की हो चुके हैं, 164 हुई है शायद, 164 प्लस क्लासेस और आगे भी जो चलेंगी। मोर देन इनफ मैंने आपको चीजें कराई हुई है। समझ आया बेटा, बहुत बढ़िया जी। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाइए, डन है। तो ये तो हुआ बेटा वोकैब। बट अब हमें क्या करना है प्रेपोजिशन में, ये 2 टॉपिक करने हैं। एक तो फिक्स प्रेपोजिशंस और कॉन्सेप्ट्स। एक बात याद रखिएगा बेटा, फिक्स प्रेपोजिशंस यहां भी बीच बीच में आता रहेगा, ठीक है, और उसको आपको अलग से भी वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव में आपको सीखना भी होगा। तैयार है लड़ने के लिए लड़ाई? तो मेरे बच्चे आपके लिए मैंने 10 मिनट में पूरा प्रॉपर ये समझा दिया बेटा प्रेपोजिशन टॉपिक आखिरकार बटा कैसे होता है। वरना बच्चे के दिमाग में यही कंफ्यूजन है प्रेपोजिशन का सिलेबस क्या होता है। तो प्रेपोजिशन का 2 टाइप का सिलेबस है। एक तो वो क्या भी हो गया बेटा, ये 2 सिलेबस है। एक तो प्रेपोजिशन को कॉन्सेप्ट से जानो, वहां क्या आना था। जैसे मैंने आपको क्लोज टेस्ट कराया था द कंडीशंस अंडर विच, बेटा वहां अंडर कॉन्सेप्ट से आया था कि इन कंडीशंस के चलते, तो उस केस में अंडर की सेंस आती है। ये होते हैं कॉन्सेप्ट। फिक्स में बेटा तुम्हारा बस नहीं, जो है सो है।
इंसिस्ट ऑन होता है तो इंसिस्ट ऑन ही होगा, रेफरेन फ्रॉम होता है तो रेफरेन फ्रॉम ही होगा, प्रिवेंट फ्रॉम होता है तो प्रिवेंट फ्रॉम ही होगा। ठीक है, अगर बेटा यूज्ड टू होता है, एडिक्टेड टू होता है तो एडिक्टेड टू ही होगा, यूज टू ही होगा। अगर कैपेबल ऑफ होता है तो कैपेबल ऑफ ही लिखोगे, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, तो तू कैपेबल ऑफ ही लिखेगा मेरे पुत्र, कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास। समझ आया? वहां प्रेपोजिशन हिंदी नहीं देती है बेटा, वहां तो आपको वो चीज याद करनी पड़ती है, वहां प्रेपोजिशन हिंदी नहीं देगी, वहां तो देखना है कैपेबल ऑफ का मतलब किसी चीज में सक्षम होना, बस। समझ आया? तो यहां से ये चीज है। दूसरा, अगर आप किसी से अलग हैं तो डिफरेंट फ्रॉम है तो डिफरेंट फ्रॉम ही हो। देखो कितनी सारी प्रेपोजिशंस आपको पहले से याद है। अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पे तो यू आर गोइंग टू मुंबई, यू आर गोइंग टू पटना, यू आर गोइंग टू चेन्नई, इज कमिंग टू दिल्ली, ये चीज डन है मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया। तो चलो मुबारक हो, शुरुआत करते हैं बेटा अब प्रेपोजिशन की, और बहुत ही ध्यान से हम चीजों को पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते हुए चलेंगे और कॉपी करते हुए बहुत ध्यान से आप लोग चलेंगे। कर लो कॉपी। ठीक है भाई, बढ़े। बेटा अब जान लिया जाए प्रपोजिशन। चलो, अब प्रेपोजिशन के बारे में मैं कई कॉन्सेप्ट ऐसे कराऊंगा जहां से पेपर में एरर तो आएगा ही आएगा। और पहले बेटा ये नहीं कि मैं अब आपको इन टू ऑन टू पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं, पहले मैं आपको प्रेपोजिशन का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा जहां से एरर आते हैं, यहां से एरर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बेसिक पार्ट ना यहीं से एरर आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो बेटा, पहला कॉन्सेप्ट हमारा तैयार ये होता है, 1 2 3 मत लिखना, बस कॉन्सेप्ट लिखना। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये तैयार होता है कि आखिरकार प्रेपोजिशन होती क्या है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये तैयार होता है मेरे पुत्र, आखिरकार प्रेपोजिशन होती क्या है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बोलेंगे प्रेपोजिशन को हम रिलेटिंग वर्ड कहते हैं, साथ साथ कॉपी रखिएगा बेटा, प्रेपोजिशन को हम रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। ठीक है, जो रिलेट करने के लिए काम आता है, ठीक है, रिलेटिंग वर्ड, ठीक है, रिलेट्स टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में दो शब्दों को प्रेपोजिशन क्या करती है बेटा? रिलेट करती है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद जो आता है, अभी सारी चीजों को मैं जो है लॉजिकल भी समझाऊंगा, मतलब उनको भी प्रूव भी कराऊंगा, फिलहाल लिखते चलिएगा। प्रेपोजिशन के बाद जो आता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन हो सकता है, वो वर्बल नाउन हो सकता है। वर्बल नाउन का ही एक नाम होता है मेरे बच्चे, जेरेंट, और इसका चेहरा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और मेरे बच्चे वो प्रोनाउन हो सकता है। अभी एग्जाम्पल लिखूंगा मेरे बच्चे सबके, घबराना नहीं, सबके जो भी अभी मैं पता है क्या चाह रहा हूं कि नोट्स एक बार ऐसे बन जाए, फिर एग्जाम्पल से प्रूव करूंगा ये क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। जब आप इसको जोड़ते हो, जब आप इसको जोड़ते हो, अभी सारी एक एक चीज इतनी क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा, मजा आए आपको पढ़ने। जब आप इसको जोड़ते हो तो इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज का काम करती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज का काम करती है। ठीक है,
डन। दूसरी बात, सारे एक एक पॉइंट समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, according to the meaning we use, according to the meaning we use our preposition। preposition को हम मीनिंग के हिसाब से यूज करते हैं। बेटा एक बार इसका सारा फ्लो चार्ट कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एक एक शब्द को समझाऊंगा यहां पर मैंने क्या लिखा है। तभी तो मजा है प्रेपोजिशन को पढ़ने का। बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना। हाँ बेटा, मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम ही था। दिल्ली में सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल से होते हैं एक्चुअली। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं इंग्लिश मीडियम ही होते हैं दिल्ली में। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से क्या फर्क? अब आप सीख लोगे, नौकरी लग जाओगे। इंग्लिश मीडियम वाला क्या अलग ढंग से नौकरी लगेगा? नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। उसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कुछ करेगा ही नहीं। तो टेंशन नको। हाँ जी बेटा, मैं दिल्ली से ही हूं। डन जी मेरे भाई, आगे देखिए। अब ये जो रायता फैलाया है इसका मीनिंग तो समझ ले। ठीक है, दाजो बेटो, इसके नीचे आप एग्जाम्पल कॉपी कर। अगर आप इसी के नीचे कॉपी करना, जब आप एक सेंटेंस की बात करते हैं ना बेटा, नॉर्मली आप एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट देखते हैं, हाँ, और आप एक वर्ब देखते हैं, हाँ, और आप ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब देखते हैं। इसका मतलब ये होता है बेटा, भाषा में जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, भाषा में जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल सी बात हुई, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट वहां हो जाता है। तो जब भी आप भाषा में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वो किसका लिखते हैं बेटा? वर्ब का आप ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। आप वर्ब का ऑब्जेक्ट वहां पर लिख देते हैं। तो आपने लिखा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट वहां पर आ जाता है। मानते हैं बात को? बस ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या करना है आपने, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, वो याद रखना, वो एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ब होता है। इसका मतलब हम वर्ब को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, लेकिन बेटा अगर वो वर्ब के बाद नहीं है, वो प्रेपोजिशन के बाद कोई लिखा है, तो फिर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, फिर वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, सेंटेंस में इंग्लिश में सब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब का होता है, लेकिन
अगर वो वर्ब की एक्सप्लेनेशन है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो प्रेपोजिशन के साथ आया तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या सीखने को मिला, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट अपने आप में वर्ब का भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार इसको लिखकर समझते हैं। देखो जी बच्चे, अगर मैं ये बोलता हूं ही नोज, ही नोज रोहित, वो रोहित को जानता है। ठीक है, या मैं लिख दूं ही नोज हर, वो हर को जानता है। ही नोज मी, कुछ भी आप लिखो। ठीक है, तो बेटा अब हुआ क्या ना, ये जो वर्ब है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है ये इसका ऑब्जेक्ट है। ही नोज हर, ही नोज रोहित, आसान सी बात हुई। ही नोज हर, ही नोज रोहित, वो रोहित को जानता है, वो हर को जानता है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन जब मैं एक सेंटेंस ऐसा लिख दूं बेटा, ही केम, ही केम रोहित, तो क्या ये आपस में रिलेट कर पा रही है ये वर्ब? क्या ये वर्ब, ठीक है, इस नाउन यानी कि रोहित से रिलेट कर पा रही है बेटा? इस नाउन रोहित से रिलेट कर पा रही है? ही केम रोहित, ही केम रोहित तो इलॉजिकल है सेंटेंस। वेरी गुड। अगर मैं लिख दूं बेटा ही केम हर, ही केम हर, हर क्या है मेरे बच्चे? प्रोनाउन। क्या ये इससे रिलेट कर पा रहा है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं रिलेट तो नहीं हो रहा यार। तो क्या करना चाहिए बेटा, आपको कोई ना कोई वहां सेंस पकड़नी पड़ेगी रिलेट करने के लिए। तो बेटा अब क्या हुआ, इस बात का तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा। ही केम रोहित, ही केम हर, तो वर्ब का तो ऑब्जेक्ट वहां आता है। तो बेटा वर्ब तो आ रही है लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्ब का तो नहीं है मेरे बच्चे, ये ऑब्जेक्ट वर्ब का तो नहीं है। तो बिल्कुल मजा नहीं आया। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी ताकि आपस में रिलेट होकर मीनिंग बना दे। तो यहां पर मुझे प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी, यहां पर मुझे प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल पैदा होता है बेटा, कौन सी प्रेपोजिशन? देखो जी, प्रेपोजिशन आप कोई भी यूज करें मीनिंग के हिसाब से, जो भी मीनिंग आपको देना है उस हिसाब से आप वहां प्रेपोजिशन यूज कर लेंगे। जैसे कि आपने मीनिंग देना हो बेटा, आपने वहां मीनिंग देना हो कि वो जो आया था वो रोहित के पास आया था, तो आप टू लगा दोगे। रोहित के साथ आया था, विद लगा दोगे। रोहित के बाद आया था, आफ्टर लगा दोगे। रोहित से पहले आया था, बिफोर लगा दोगे। तो ही केम आफ्टर रोहित, ही केम फॉर रोहित, ही केम टू रोहित, ही केम बिफोर रोहित, ही केम टूवर्ड्स रोहित। सो बच्चे आप क्या देख पा रहे हैं कि जब आप टू लगाते हैं तो रोहित के पास आया, बिफोर लगाते हैं तो रोहित के साथ आया, आफ्टर लगाते हैं तो रोहित के बाद आया। ठीक है जी, वेरी गुड। अगर मैं लगाता हूं रोहित जो है उसके टूवर्ड्स, तो वो रोहित की तरफ आया। रोहित के साथ विद, रोहित के बिना विदाउट। तो कोई भी आप वहां प्रेपोजिशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू मीनिंग आ रही है ना सभी। तो रियल लाइफ में जिस टाइप का भी आप मीनिंग चाहते हैं उस टाइप का मीनिंग आप वहां रख सकते हैं। तो इसीलिए मेरे बच्चे, जब आप सपोज करो यहां आप टू लगा रहे हो, आप टू लगा रहे हो और बाकी प्रेपोजिशंस भी लगा सकते हो, तो अब अगर ये इसका ऑब्जेक्ट होता तो इसके बाद ही लिखा जाता, बट वो तो मीनिंग नहीं दे रहा था। तो इस पर अब अधिकार किसका हो गया? प्रेपोजिशन। तो अब ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया बेटा? प्रेपोजिशन का। इसका मतलब अगर हम यहां टू हर लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया बेटा? प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो। वर्ब का तो बन ही नहीं पाया, वो मीनिंग ही नहीं दे रहा था वर्ब के साथ तो।
एक मिनट रुकिएगा बेटा। आ जाओ बेटा। डन है जी, आइए। हाँ बेटा, आज ना शायद स्पोकन बैच ऑफ रहेगा 3 बजे वाला। आज शायद स्पोकन बैच 3 बजे वाला ऑफ रहेगा। ठीक है, अभी पता चली है, खबर है। तो हमें आज वहां यार एक बार सारा अरेंजमेंट वगैरह करने जाना होगा, क्योंकि ट्यूसडे को ही है मैच। तो सारी चीजें, इतना सारा बच्चा आएगा तो ठीक है, वहां के अरेंजमेंट के लिए जाना पड़ेगा। तो स्पोकन आज हो सकता है, ठीक है, ऑफ रहे। डन है जी। चलो आओ जी, वापस से करते हैं। तो भाई मैंने क्या बोला, अब ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया, प्रेपोजिशन का। अब इसे मैं किसका ऑब्जेक्ट बोलूंगा, प्रेपोजिशन का। देखो बेटा, एक शब्द होता है फ्रेज। फ्रेज का मतलब पता है होता है सेंटेंस में जब आप एक लिखते हैं, एक लिखते हैं तो वो एक शब्द है। जब दो शब्द या ज्यादा शब्दों की कलेक्शन होती है बेटा, उस कलेक्शन को ही बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, उस कलेक्शन को ही बोलते हैं बेटा फ्रेज। अब ये फ्रेज किसने बनाई, प्रेपोजिशन ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो हमने इसको भी क्या बोल दिया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसको भी क्या बोल दिया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है बेटे, तो ये चीज यहां पर हुई। अब मेरे भाई एक बात को बड़े ध्यान से देखो यार, प्रेपोजिशन फ्रेज बन गई। हाँ बच्चे, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, देखो, ही केम हेयर, वो यहां आया था, ही केम हेयर। तो बेटा हेयर क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है बच्चे, जो ये बताती है कब आया, जो क्या देती है, क्या देती है, ध्यान से सुनिएगा, जो एक्शन को बताती है। एक्शन कब हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब कब होता है। इसका मतलब मेरे बच्चे, एडवर्ब का काम होता है एक्शन की इंफॉर्मेशन देखना। वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, समझ रहे हो। तो ये चीज यहां बेटा, ही केम हेयर, ही केम हेयर, ही केम वेयर, हेयर। तो हेयर क्या है, एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब ये एक शब्द है बेटा, सिर्फ एक शब्द है, सिर्फ एक शब्द है एडवर्ब। या अगर मैं यहां देखूं, ही केम वेयर, तो वेयर में हर नहीं लिखोगे, वेयर में टू नहीं बोलोगे, आप बोलोगे टू हर। ही केम वेयर, तो दोनों शब्द आपको एक साथ बोलने पड़ेंगे। ही केम वेयर, कहां आया था वो, टू हर। ही केम वेयर, टू रोहित। ही केम वेयर रोहित, ही केम वेयर टू, ही केम वेयर टू रोहित, टू हर। इसका मतलब आप पूरी की पूरी फ्रेज, इसका मतलब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहां वेयर का रिप्लाई बन रही है, तो बेटा ये क्या काम कर रही होगी, एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही होगी। ठीक है, ये चीज डन बेटा। यहां तक पहुंच गए, कैसे प्रेपोजिशन फ्रेज एडवर्ब फ्रेज पे काम करती है, अभी एडजेक्टिव के लिए भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो क्या देखा आपने, बड़ा आसान से
तो अब बताओ, ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन के बाद है वो किसका माना जाएगा? प्रेपोजिशन का माना जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये बात समझ आ गई आपको। प्रेपोजिशन रिलेट करती है ना भाई? रिलेट हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो प्रेपोजिशन रिलेट करती है। आ गया हो बेटा, प्रेपोजिशन रिलेट करती है, अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। तो क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। और क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। तो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। डन। वेरी गुड। तो ये चीज आपके पास यहां पर बन जाएगी, ये चीज आपके पास यहां पर बन जाएगी। तो या तो नाउन या प्रोनाउन दोगे बेटा। एक एग्जांपल ये रहता है, अभी इसका भी दूंगा। ठीक है, और एडजेक्टिव फ्रेज। चलो पहले एडजेक्टिव फ्रेज समझा दो मिलके क्या बनती है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग प्रेपोजिशन आती है बेटा, ये भी समझा दिया भाई। बाकी भी तो प्रेपोजिशन आ सकती थी वहां, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, जो भी मीनिंग जैसा भी चाहिए वो आगे पढ़ते जाएंगे, कौन सी प्रेपोजिशन क्या मीनिंग देती है। आसान हुआ बेटा। चलो अब अगला एग्जांपल, इसी के नीचे आप एग्जांपल लिखेंगे बेटा। देखो, he went there, he went there, वो वहां गया था। आफ्टर हर, उसके बाद। वो वहां गया था आफ्टर हर, उसके बाद। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आफ्टर, आफ्टर का क्या मतलब है यहां? बाद। क्या है ये बेटा? प्रपोजिशन। इसका ये हर क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट। क्या है? प्रोनाउन। एक ही वेन देयर आफ्टर मोहित, मोहित क्या हो जाएगा? नाउन। तो इसका ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो गया या प्रोनाउन, ये बन गई फ्रेजल वर्ब। अब एक बात बताओ बेटा, देखना, मैंने बोला ही वेंट देयर, वो वहां गया था अपना काम करने के बाद। वो वहां गया था अपना काम करने के बाद। वो वहां गया था अपना काम करने के बाद। तो पता है क्या बोलोगे आप? ही वेंट देयर आफ्टर डूइंग हिज वर्क। आफ्टर डूइंग हिज वर्क। तो क्या मैं यहां आफ्टर डू हिज वर्क लिखूं? आफ्टर डू हिज वर्क, क्या मैं आफ्टर डू हिज वर्क लिख दूंगा? नहीं बेटा, आफ्टर डूइंग हिज वर्क। इसका मतलब यही तो था बेटा, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद उसका क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनता है बेटा? नाउन। और ये कौन सा नाउन है? नाउन था या वर्ब से बना है? वर्ब से बना है, इसलिए उसको वर्बल नाउन कह दिया जाता है, याद रखिएगा बेटा। तो वर्ब का अगर नाउन में कन्वर्ट करना हो तो क्या लगा देते हैं? आईएनजी। बचपन याद है ना, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ, इसका टेक्निकल नाम क्या होता है बेटा? जीरेंट। और ये वर्ब एडवांस में मैं आपको समझाऊंगा, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्ब एडवांस, जब देखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा? ही वेंट देयर आफ्टर डूइंग हिज वर्क। ही वेंट देयर आफ्टर डूइंग हिज वर्क। ही वेंट देयर आफ्टर डूइंग हिज वर्क। समझे बंधु? ऐसे पढ़ते हैं बेटा इंग्लिश। ऐसे पढ़ लोगे तो नवाब बन जाओगे, नवाब। पूछ रहा V2 नहीं लगा बेटा, जो लगा है ना वो सीख ले, खुद का मत इजाद कर। अभी तो तेरा इंग्लिश का सिलेबस भी नहीं हुआ, तुझे खुद के क्या पता क्या नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते। अभी सीख ले बेटा, क्या लगाएगा प्रेपोजिशन के बाद? जिरेंट, नाउन। V2 V3 डन कर दे, आफ्टर डन हिज वर्क। पागल हो गया? गलत। डन, डिड, कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो लिखा अभी उसको सीखा करो, ये गंदी आदतें मत पालो। ये कर दू काम, अभी सिलेबस तो तुम्हारा हुआ नहीं पूरा। फिर
हाँ जी, वेरी गुड सर। अब आगे सुनिए। तो प्रेपोजिशन का ये चेहरा आपको पसंद आया? एक और देखिएगा बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी, द फ्रेंड ऑफ करण, द फ्रेंड ऑफ करण हेल्प्ड मी। करण के दोस्त ने मेरी मदद की थी। द फ्रेंड ऑफ करण हेल्प्ड मी, द फ्रेंड ऑफ करण हेल्प्ड मी। तो सुनिएगा बादशाह, जो ऑफ है वो प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन के बाद पाजी आया करण, उसका ऑब्जेक्ट, और जब इन दोनों को एक साथ देखा तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई। और मेरे बच्चे, अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो देख पाजी, बात ये है इस नाउन की ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई बेटा। फ्रेंड है, किसका है? करण का दोस्त है। तो बच्चे मदद किसने की? मदद किसने की? फ्रेंड ने की, करण ने तो नहीं की ना, करण के दोस्त ने की। तो ये इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और ये फ्रेंड भी क्या, नाम ही तो है। और नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होती है? एडजेक्टिव। इसका मतलब अब ये फ्रेज किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है। अब ये फ्रेज किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है। अब ये फ्रेज किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है। ठीक है भाई। तो ये बना द फ्रेंड ऑफ करण हेल्प्ड मी, द फ्रेंड ऑफ करण हेल्प्ड मी। करण के दोस्त ने मेरी मदद की थी। बनी ना बात? अब मेरे दोस्त, आप वो कॉपी कर लीजिएगा। अब आपको इसका सारा मतलब समझ आ गया। प्रेपोजिशन के बाद ये आएगा, ये आएगा, या ये आएगा, ये बनेगा, ये और ये बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, सेंस के हिसाब से आएगी, रिलेट करने के लिए आएगी। एक एक शब्द आपको समझ आ गया होगा। कॉपी कर लो अब इसको, फिर अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है आपने? इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कम फोकस करना है। कम क्यों करना है? क्योंकि बेटा भाई सारा सिलेबस होने दो, फिर अपने आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने लग जाओगे कि वो कौन सी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बन रही है। ठीक है,
ठीक है, डन है जी। तो एक प्यारी सी शुरुआत हमने प्रेपोजिशन की कर ली है। अभी इसको रोकेंगे क्लास को, यही आज के लिए इतना ही छुटकू मियां। और अभी आपकी क्लासेस मेन बैच में मुलाकात, और स्पोकन की 99% चांस है, ठीक है, कि आज ऑफ रहेगा। डन है, चलो तो मुलाकात करेंगे आगे। तो प्रेपोजिशन की पहली क्लास थी, इसलिए ज्यादा डोज मैंने नहीं दिए तुम्हें। आज एक प्यार से, प्रेम से पूरा का पूरा प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन दे दिया है, और आपको यह आगाज करा दिया है कि प्रेपोजिशन आसान टॉपिक है, बहुत क्यूटी पाई टॉपिक है, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो बड़ा आसान मेरे हिसाब से आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो जिस डर, जिस भय में आप जी रहे थे, अब वो आएगा नहीं, कि पढ़ने से पहले पहले कम से कम प्रेपोजिशन को तो जानो, ठीक है। डन है, चलिए। सो बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, और ढेर सारे मेहनत करके पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, बाय मेरे दोस्त।